नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमारी आरंभ बैच की 2 कक्षाएं हो गई थी, हिंदी की ही हम अभी फ़िलहाल कक्षाएं लगा रहे हैं। 2 कक्षाओं में हमने पहली कक्षा में वर्णमाला के बारे में पढ़ा था, दूसरी कक्षा में हमने संधि के बारे में पढ़ा था, संधि में हमने स्वर संधि के बारे में सब कुछ जान लिया था। आज की हमारी जो है क्लास तीसरी है, यहाँ पर क्लास 2 है तो इसे ठीक कर लेंगे हम। क्लास 3 है हमारा, है लेक्चर तीसरा है व्यंजन संधि और उसके प्रकारों के बारे में। तो कुछ लोग ऐसे होंगे ना, जैसे कि जो पटवारी के लिए संधि पढ़ रहे हैं, हिंदी पटवारी बैच के लिए पढ़ रहे हैं, पटवारी के लिए जो है हिंदी पढ़ रहे हैं, और कुछ है जो कि अनदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। तो क्या है जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, वो पटवारी के साथ साथ उच्च स्तरीय परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब कि अगर आप आरंभ बैच में जुड़े हो, केवल पटवारी के लिए ही आपको हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही, हिमाचल प्रदेश के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए देखते हैं आज व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि के बारे में पढ़ने से पहले आपको मुझे ये बताना है कि आपने वर्णमाला पढ़ी है ना, पहला लेक्चर वर्णमाला का पढ़ा है। तो आपको बताना है कि व्यंजन जो हमारे हैं कितनी संख्या, व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, बड़ा चढ़ाकर करने वाली बात नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में सीधे बता दें, क्योंकि आप लोग समझदार हैं जी। चलो, व्यंजनों की संख्या कमेंट बॉक्स में बता देंगे। बाकी एक थोड़ा सा रिवीजन भी हमारा हो जाएगा। जैसे व्यंजन हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं। व्यंजन हमारे दोस्तों क से लेकर ह तक हमारे जितने भी हैं व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन हमारे होते हैं। क ख ग घ अंग, इस पूरे वर्ग को हम कवर्ग कहते हैं। चौ से य तक के चवर्ग, ट वाले वर्ग को तवर्ग कहा जाता है, त वाले को तवर्ग, प वाले को पवर्ग, य र ल व को क्या कहते हैं हम, अंतस्थ व्यंजन। श श स ह, इसे क्या कहते हैं हम, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। बाकी कवर्ग जैसे कि इनका उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का हमने विभाजन किया था। कवर्ग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, सीक्वेंस वाइज आपको याद रखने के लिए कहा गया था। चलिए आगे देखते हैं। जो ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन अगर हम बार बार ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आसानी से समझ आने वाली संधि का नाम बताइए, तो वो संधि हमारी कौन सी है, व्यंजन संधि है। जैसे कि इसका पहला नियम जो कहता है, वो कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, समझे कुछ। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। जैसे कि वर्ग का पहला वर्ण हमारा क्या होता है, क च ट त प। ये देखो, वर्ग का पहला वर्ण क्या है हमारा, क च ट त प। प तक हमारा जो है पहला वर्ण है। इसके बाद अगर तीसरा या चौथा वर्ण आए, मतलब क के बाद ग घ, ज झ, ड ङ, द ध, ब भ, या ये आए, साथ ही में यहाँ पर एक कंडीशन क्या दी है, यहाँ पर दी गई है कंडीशन की तीसरा या चौथा वर्ण या य र ल व आए, तो हमारा पहला वर्ण जो है तीसरे में चेंज हो जाएगा। नहीं समझे, चलो समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला वर्ण है वो क्या है, हमने यहाँ लिख दिया क च, नीचे भी है ट त प। अगर इनका मेल किसी वर्ण के तीसरे या चौथे वर्ग के साथ, या य र ल व के साथ, या किसी स्वर के साथ हो जाता है, तो क हमारा ग में चेंज हो जाएगा, च हमारा ज में चेंज हो जाएगा, ट हमारा ड में चेंज हो जाएगा, त हमारा द में, और प हमारा ब में चेंज हो जाएगा। समझ गए, मतलब सीधी सी बात है। क का अगर मेल हम मतलब समझ लीजिएगा, क च ट त प, आप इस तरीके से याद रखिए, कविवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इससे आप याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। कवर्ग मतलब क च ट त प, क्या क्या मेरे साथ बोल सकते हैं, क च ट त प का मेल अगर हम तीसरे या चौथे वर्ण या य र ल व अंतस्थ व्यंजन या किसी स्वर के साथ कराएंगे, तो पहला वर्ण हमारे तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। मतलब क द ग में, च ज में, ट ड में, त द में, और प हमारा ब में चेंज हो जाएगा। चलिए थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, वाक प्लस ईश। थोड़ा सा जूम करते हैं, वाक जमा ईश। तो जैसे कि रूल ने क्या कहा था, तो सबसे पहले मतलब जैसे कि हमने पीछे भी किया था, स्वर संधि में हमें क्या देखना है, प्लस के साथ वाले वर्ण को देखना है। प्लस के साथ वाला वर्ण हमारा क्या है, क है ना, आधा क।
कहा गया ना कि क आए, क का मेल अगर हम स्वर के साथ करें तो स्वर के साथ करेंगे तो क्या होगा, क हमारा चेंज हो जाएगा इनटू थर्ड वर्ग में। थर्ड वर्ग हमारा कौन सा है, क ख ग में हो गया चेंज, प्लस ई एज इट लिख दिया तो वाग ईश क्या बना हमारा, वागीश। वाक प्लस ईश क्या बना, वाकीश। समझ गए? नहीं समझे तो आगे वाले में से थोड़ा सा समझ जाएंगे आई होप। दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज का क्या बनेगा, कहा गया है कि क के बाद कोई तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण भी आए। तीसरे में क्या है हमारा, ग है ना, ग, तो क हमारा ग में चेंज हो जाएगा, दिग्गज बन जाएगा। उत प्लस योग, त त त, क्योंकि कहा गया ना रूल में, अगर क च ट त प के बाद यदि तीसरा या चौथा वर्ण या स्वर या य र ल व आए तो क्या होगा, त हमारा द में चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर चेंज हुआ है। तो ये उद्योग का क्या बना हमारा, उद्योग का क्या बना हमारा, हमारा बना उद्योग। आगे एक और देख लेते हैं, जैसे कि दिक प्लस अंबर। बिल्कुल आसान है अगर आपको रूल याद है। जैसे कि क के बाद अगर कोई हमारा स्वर आ जाता है तो क हमारा चेंज हो जाएगा इनटू किसमें, थर्ड वर्ण में। थर्ड क का तीसरे नंबर पर क्या आएगा, क ख ग आएगा, तो दिक प्लस अंबर का क्या बना हमारा, दिगंबर। आगे एक और देख लेते हैं, भगवत प्लस गीता। तो है, तो के आगे फिर हमारा क्या है, तीसरा वर्ण है ना, क ख ग, तीसरा वर्ण है ग, हमारे तीसरे वर्ण में आता तो ग, तो भगवत तो का हमारा बन जाएगा तीसरा, तो थ द बन गया ना, तो भगवद गीता। भगवत प्लस गीता का क्या बना हमारा, भगवद गीता। इतना समझ गए? चलिए समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप लोग तो रजिस्ट्रेशन किए हुए हो तो आप लोग तो आराम से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं। दिल के करीब हो आप लोग। पहला रूल समझ में आया? तो पहला रूल क्या कहता है, यदि क च ट या क च ट त प के बाद यदि तीसरा या चौथा वर्ण आए या स्वर आए या य र ल व आए तो क च ट त प हमारा तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएंगे, यानी कि ग क ग में हो जाएगा और बाकी भी अपने तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े। कोई किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अरे यार ये क्या हो गया, चलो छोड़ो आगे देखते हैं। तो आगे दूसरा जो हमारा रूल है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वर्ग का पहला वर्ण पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा। कैसे बताओ जरा, किसी को पता है क्या? चलो कोई नहीं, हम किस लिए, हम बताने के लिए बैठे ना। ये कह रहा है कि क च ट त प हमारा जो भी है, क च ट त और प ये हमारा पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। यदि क च ट त प के बाद हमारा अनुनासिक वर्ण या मौन आता है ना, क च ट त प का मेल अगर हम अनुनासिक वर्ण या मौन से करवाते हैं तो क च ट त प हमारा पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है रूल में। क च ट त प का मेल अगर हम पांचवें वर्ण के साथ, अनुनासिक वर्ण हमारा पांचवा ही है ना, देखो अनुनासिक, ये हमारे अनुनासिक है और न और म के साथ करवाया जाए। ये जब आप रूल बार बार पढ़ोगे तो आपको बड़े आराम से ध्यान में आ जाएंगे। तो क्या होगा, हमारा पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल भी यहाँ है हमारे पास। कहाँ गया ढूंढना पड़ेगा। चलो पहला हमारा है कि वाक प्लस मय। वाक प्लस में जैसे कि रूल के अनुसार अब हमें क्या देखना है, जैसे हम पहले भी करते आए हैं, हमें प्लस प्लस के आसपास वाले वर्ण देखने, तो क है और म है। तो रूल जैसे हमने पढ़ा है कि क के साथ अगर हम म का मेल करवाएंगे तो क चेंज हो जाएगा किस में, पांचवें वर्ण में। तो क का पांचवा क्या हो जाएगा, क ख ग घ अंग, तो वाणमय या जो भी है ये बन जाएगा, पांचवें में चेंज हो जाएगा। उत प्लस नत की बात करें तो के बाद नौ है ना, तो के बाद नौ है तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा अपने पांचवें में। तो त का पांचवा क्या होता है, तो थ द ध न, तो ये हो जाएगा हमारा उ आधा न पूरा न, त उन्नत। मृत प्लस मय की बात करें तो के बाद हमारा म है, तो म हमारा किस में चेंज हो जाएगा, पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा, तो मृण्मय। जगत प्लस नाथ की बात करें तो के बाद ना तो जगन्नाथ। जत प्लस नत जन्नत, ये आसान है। चित प्लस मय, तो के पास म है, तो का मेल हम म के साथ करवा रहे हैं तो क्या होगा, तो हमारा चेंज हो जाएगा पांचवें वर्ण में, तो थ द ध न।
तो क्या होगा हमारा चिन्मय। जो भी होगा ना, हलंत लगा हुआ है तो सब कुछ आधा होगा। जैसे ये जन्नत है, जन्नत को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर एक्चुअल से सही लिखा है लेकिन जन्नत, ज आधा न पूरा न त, इस तरह से हम जन्नत को लिखेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरा रूल क्लियर हो गया तो कमेंट में यस लिखिएगा। आगे देखते हैं। तीसरा नियम जो हमारा होता है वो होता है हमारा छ से संबंधित नियम। हालांकि इसके बहुत से नियम है पर बड़े मज़े के नियम है। अगर समझ में एक बार दिमाग में घुस जाए ना फिर मज़ा ही आ जाए। बाकी टेंशन ना लो आप लोग। हम क्या करेंगे जैसे हमारे आगे फिर एक लेक्चर हमारा विसर्ग संधि का होगा। जैसे ही विसर्ग संधि हमारी ख़त्म होगी हम प्रैक्टिस सेशन आपको दे देंगे। संधि जितनी भी हमारे एग्जाम्पल होंगे हम आपको सारे प्रोवाइड करवा देंगे। आपको क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बाकी छ से संबंधित नियमों की अगर बात की जाए तो छ से संबंधित नियम क्या कहता है, यदि हम किसी ह्रस्व स्वर, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, किसी ह्रस्व स्वर का मेल छ के साथ करवाएंगे तो छ से पहले आधा च लग जाएगा। मतलब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं हमारे, अ ई यू वर्ण वाला, ध्यान से पढ़ो ना तभी तो पता लगेगा ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, बताए थे ना मैंने। चलो बढ़िया बात है। अ ई उ ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। तो इनका मेल अगर छ के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, छ से पहले हमारा आधा च लग जाएगा। ये रूल था। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है एग्जाम्पल हमारा स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद। ज़्यादा जब भी हमें संधि विच्छेद या संधि करने को आई, हमें कुछ नहीं करना, हमें प्लस वाला, प्लस के जो साथ साथ में लगे हैं वो वर्ण देखने। तो वो में किसकी ध्वनि आ रही है, अ की ध्वनि आ रही है तो लिख लिया, प्लस छंद आ गया, एज इट लिख दिया। अगर जैसे कि रूल ने कहा है कि ना अ का मेल छ के साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधा च लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, स्वच्छंद। ये स्वच्छंद यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। हालांकि हमने सही लिखा था लेकिन ये टाइपिंग की जो ऑटो करेक्ट होता है ना उससे हो जाता है। इसके भी बड़े नखरे हैं दोस्तों, क्या करें अब, ये फिर से मिट जाएगा देखो। चलो तो स्वच्छंद कैसे लिखेंगे हम, स्व लिख जा रहे भाई, क्या गुज बिगाड़ा है। खैर छोड़ो, इतना पता लग गया होगा कि स्व छ यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, च आधा च लग जाएगा। इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, थोड़ी लिखने में टाइप करने में मिस्टेक हो गई है। लेकिन आगे देखते हैं विच्छेद। तो वी को देखना है हमने, प्लस वालों को साथ में देखना है। तो वी किसकी ध्वनि आ रही है, वी ई छोटी ई की ध्वनि आ रही है ना, छोटी ई। तो छोटी ई का मेल जब हम छ के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, छ से पहले च लग जाएगा तो विच्छेद बन गया। समझ गए, परिच्छेद, परि प्लस छेद का करना है तो छोटी प्लस ये भी सेम है, परिच्छेद अनुच्छेद कभी आप देख लें। बाकी जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ना दोस्तों, ये ऐसे एग्जांपल है जो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। और हायर जो हमारी एजुकेशन होती है उसमें भी, हायर एग्जाम्स में भी ये पूछे गए एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए इनका तो आपको बड़े ही ध्यान से अध्ययन करना है। तो छ से संबंधित नियम भी समझ गए होंगे कि छ का मेल जब भी हम किसी ह्रस्व स्वर के साथ करवाएंगे तो छ से पहले आधा च लग जाएगा। अब देखते हैं आगे का नियम। त से संबंधित नियम है हमारा। आप बोलोगे कितने सारे नियम है, नियम फॉलो करो, प्रोटोकॉल फॉलो करो। यदि हम त का मेल लॉ के साथ करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, त हमारा लॉ में चेंज हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, त प्लस लॉ इज इक्वल टू लॉ। त का मेल लॉ के साथ तो बन जाएगा लॉ। एग्जाम्पल देखते हैं, उत प्लस लेख। त है ना, त का क्या बन जाएगा हमारा, त के नीचे हलंत है तो आधा लॉ बन जाएगा ना, उल्लेख बन जाएगा। आगे देखते हैं, उत प्लस लास। त हमारा हलंत है, हलंत का मतलब आधा होता है तो त हमारा किस में चेंज हो जाता है, त का अगर मेल लॉ के साथ करवाएंगे तो लॉ में, और लॉ कैसा आधा हो जाएगा तो उत प्लस लास हमारा उल्लास हो जाएगा। समझ गए। आगे एक और सा नियम है कि त का मेल अगर च या छ के साथ करवाएं, समझ रहे हो, त का मेल च या छ के साथ करवाएं तो जो त हमारा चेंज हो जाएगा इंटो किस में, च में। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे उत प्लस चरित। त के नीचे हलंत है तो आधा हो जाएगा, त का मेल च के साथ करवा रहेंगे तो त हमारा चेंज हो जाएगा च में, तो क्या बनेगा, उच्चरित। समझ गए। कोई डाउट, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा,
शाबाश, नहीं होनी चाहिए। उत प्लस चारण, तो आधा है तो तो का क्या बन जाएगा, चौ बन जाएगा, वो भी आधा, तो उत प्लस चारण क्या बन जाएगा, उच्चारण, उच्चारण। सत प्लस छाया की बात करें तो हमारे ये हलंत में है तो चौ, तो का चौ बन जाएगा, वो भी आधा, तो बन जाएगा सत छाया, सत छाया का सत छाया। समझ गए। एक और नियम इसका है, इसके तो बहुत सारे नियम है, तो अब नियम खत्म होने वाले हैं, ज़्यादा नहीं है। बड़ा आसान सा है दोस्तों, 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भूल पाओगे। एक बार से आपको क्या करना है, अपने भेजे में इसको भेजना है जितनी जल्दी हो सके। आगे है कि तो का मेल जौ या झौ के साथ करवाएंगे, तो जौ या झौ के साथ जब मेल होता है तो का, तो क्या हो जाता है, तो चेंज हो जाता है हमारा जौ में। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, तो उत प्लस ज्वल का तो हमारा चेंज हो जाएगा जौ में, तो बनेगा हमारा ज्वल, उत उज्ज्वल, उज्ज्वल, तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, हलंत में ना, आधा जौ में चेंज हो जाएगा, तो उज्ज्वल, उज्ज्वल। उत प्लस जैन की बात करें तो हमारा किस में, जौ में चेंज हो जाएगा, उज्जैन। ये तो फिर ऐसे ही नियम है कि एक बार आपको बता दिए ना, फिर आप खुद से भी इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो प्लस ह, जब हम तो का मेल ह से करवाएंगे, बहुत ही प्यारा नियम है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं। तो का मेल जब ह के साथ करवाएंगे ना, तो जो तो है हमारा वो ह में, और ह हमारा आधे ध में चेंज हो जाएगा। ये नियम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब तो प्लस ह का जब मेल एक साथ होगा तो हमारा ह में चेंज हो जाएगा, और ह हमारा आधे द में चेंज हो जाएगा, तो में नहीं। उत प्लस हरण की बात करें तो हमारा किस में चेंज हो गया, तो हमारा ह में चेंज हो गया, और हमारा ह जो है आधे ध में, तो ये बन गया उद्धरण। उत प्लस हार की बात करें तो इसका बन जाता है हमारा उद्धार। बाकी अगर आपको ये वाला नियम नहीं भी समझना है तो आप क्या करेंगे, जितने भी हम एग्जाम्पल देंगे आप उनको क्या करेंगे, रट लीजिएगा, बाकी टेंशन लेने की बात नहीं है। मौ संबंधी नियम यह हमारा लास्ट नियम है। जैसे कि मौ सबसे प्यारा नियम, सबसे कठिन, मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे कठिन नियम है, आप इसको नहीं कर पाओगे। क्यों, देखते हैं। मौ प्लस मौ कोई परिवर्तन नहीं है ना, कठिन बिल्कुल। अगर मौ का मेल हम मौ के साथ करवाएंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो सम प्लस मान, तो क्या होगा, मौ हमारा आधा ना, सम मौ मान लिख लिया एज इट, बस कितना कठिन। सम प्लस मति, मौ हमारा हलंत में तो आधा लिख लेंगे, बाकी एज इट सम्मति। एक और नियम है हमारा कि मौ का मेल अगर हम किसी भी व्यंजन के साथ करवाते हैं, व्यंजन हमारे कहाँ से होते हैं, क से लेकर ह तक होते हैं ना, मौ का मेल अगर हम मौ को छोड़कर अन्य सभी व्यंजन के साथ करवाते हैं तो मौ हमारा अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार हमारा ये हुआ, जैसे ये डंडा, डंडे के ऊपर बिंदी, इसे क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि सम प्लस शय, सम प्लस शय, सम प्लस शय, तो मौ का मेल किसके साथ हो रहा है, व्यंजन के साथ हो रहा है, और मौ हमारा चेंज हो जाएगा अनुस्वार में, तो ये बन गया संशय। आगे एज इट संविधान, सम प्लस विधान, संविधान, सम प्लस सार, संहार, सम प्लस रचना, संरचना। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास के लिए इतना ही है दोस्तों। ये हमारी व्यंजन संधि खत्म हो जाती है। एक लेक्चर लगेगा हमारा विसर्ग संधि के बारे में, तो विसर्ग संधि भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको क्या करना है, 2 से 3 4 बार, आपको जितना हो सके वीडियो को बार बार देखना है। वीडियो को बार बार देखिएगा, कॉपी पेन अपने हाथ में रखिएगा जब भी क्लास लगा रहे हो। जितने एग्जाम्पल फिलहाल तो आप इनकी ही ट्राई करिए, बाकी जैसी हमारी विसर्ग संधि खत्म हो जाती है हम आपको क्या करवाएंगे, प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड करवा देंगे। जितनी प्रैक्टिस हो सके कीजिएगा संधि की, क्योंकि प्रैक्टिस जो है मनुष्य को बेहतर बनाती है। ये एग्जाम्पल आपने मतलब जो कथा है या वाक्य है आपने सुना होगा। बाकी इसी कामना के साथ अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी कामना के साथ मिलते हैं कल विसर्ग संधि के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।